अस्सलाम वालेकुम। FAR 2 लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको एक क्वेश्चन बैंक 6 मैंने IS 38 का होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया था? वो दो 3 दिन पहले एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन बैंक 6। क्रॉस टॉक रोक दें प्लीज़। नो नो क्रॉस टॉक प्लीज़। माइक बंद कर दूंगा मैं। क्वेश्चन बैंक 6 IAS 38 का किस किस ने अटैम्प्ट किया है? चलें, इसमें कोई इतनी ख़ास बात वैसे नहीं है, लेकिन ये ख़ास बात अगर कोई है भी तो तब डिस्कस होगी जब सब बच्चे करेंगे। ऐसे नहीं होमवर्क डिस्कस हुआ करेगा, करके आएंगे तो डिस्कस होगा। आज कर लें, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ, आप आज के होमवर्क के अंदर इसको ऐड कर लें ज़रा। आई कैप क्वेश्चन बैंक नंबर 6। मैंने सवाल बाकायदा खोला था किताब के अंदर क्वेश्चन बैंक में जाके, लेकिन नहीं। एक तो ये होमवर्क आपने आज कर लेना है, ठीक है जी? अच्छा जी, चलें फिर। ये तो अब डिस्कस नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चों का दिल है कि डिस्कस हो जाए, नहीं क्या डिस्कस हो जाए, चलो हो ही जाएगा यहीं पे। नहीं, डिस्कस नहीं होगा जब तक आप करके नहीं आएंगे तो। अच्छा जी, ज़रा आप एक नज़र डालें इन तस्वीरों पे और ज़रा रिवीजन शुरू करें। जी, बायोलॉजिकल एसिड शीप है और इससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें मिलती है वूल, और फिर वूल जो है वो यान यानी धागे की शक्ल में एंड प्रोडक्ट बन जाती है। ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है हमारे लिए, लेकिन बहरहाल 7 एंड प्रोडक्ट भी इस तस्वीर के अंदर लगी हुई है। ट्रीज इन अ टिम्बर प्लांटेशन, जंगल उगाया हुआ है हमने। जल्दी बैठ जाओ यार। जंगल उगाया हुआ है हमने, तो इस जंगल की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होगी जब हम उस जंगल की कटाई कर लेंगे, लकड़ी, ठीक है? और इसकी बजाय ना ज़्यादा बेहतर है हम इसे फर्नीचर कर लेते हैं। वैसे तो ये लॉग्स लंबर क्या होता है, ये फट्टे तैयार हो जाते हैं जो आप आगे किसी भी फर्नीचर वाले फर्नीचर में यूज़ कर लें, दरवाजे वाले दरवाजे में यूज़ कर लें, अलमारी बनाने वाले अलमारी में इस्तेमाल कर लें, खिड़की बनाने वाले खिड़की में। तो तकरीबन एंड प्रोडक्ट ही होती है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज ना करें, आप इसको फर्नीट्यूरे कर दें, फर्नीट्यूरे, ठीक है जी? तो ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन, ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड, जिंदा सलामत लिविंग प्लांट है। इसकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? फैलेट ट्रीज, मतलब जो दरख्त काट दिया जाता है, जब वो कटता है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सामने होके बैठो हमजा, सामने होके बैठो, और सामने। नज़र नहीं आता तो यहाँ से तुम मुझे नज़र नहीं आते। चलो ओके, फर्नीचर इसकी एंड प्रोडक्ट है। डेयरी कैटल ने मिल्क देना है और फिर मिल्क से चीज़। बेसिकली ये जो कॉलम चल रहा है ना, ये वो है कि आपकी जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाती है ना, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर मेहनत करके अगला काम होता है, ठीक है ना? यानी कि दूध जो है उसको मेहनत करके फिर चीज़ में बदला जा सकता है। कॉटन प्लांट है, जब उससे कॉटन मशीनों से अब तो आ गई है, वैसे तो वो थैले बांध के तो है वो लोग खुद भी निकाला करते हैं, ठीक है ना? तो वो कॉटन हार्वेस्ट की जाती है और फिर उससे थ्रेड भी बनता है, क्लॉथ भी बनता है। ये तो मेहनत से आगे अगली मेहनत से बनेगा। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कपास और फिर उसकी आगे प्रोडक्ट है। ऐसे ही शुगर केन है, हार्वेस्टेड केन है और उससे शुगर बन रही है। टोबैको प्लांट है, उससे पिकेट लीव्स हैं और फिर क्योर टोबैको बन रहा है हुक्के में डालने के लिए। टी बुशेज हैं, पिकेट लीव्स हैं और फिर चाय है, साथ बिस्किट भी पड़े। फ्रूट ट्रीज हैं, पिकेट फ्रूट्स हैं और फ्रूट चाट भी पड़ी है। ये मेरी तरफ से, हाँ ठीक है भाई, मेरी तरफ से अफ्तारी। ये लो, ये तुम्हारी किताब में भी, तुम्हारी हर की किताब में भी है, ठीक है? ओके। ऑयल पाम, इससे ऑयल पाम का पौधा जो है वो, उससे उसका फ्रूट पिक किया जाता है और फिर पाम ऑयल निकाला जाता है। रबर ट्री काट दिया जाता है, उससे लेटेक्स निकलता है, ये वाइट वाइट सा, उससे फिर रबर प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, ठीक है? तो ये वैसे ही थोड़ा सा हमने ज़रा रिवाइज़ किया बात को।
ये तो हमने देख लिया था। अब आए ज़रा पेज 1 पे जल्दी जल्दी, थोड़ी सी थ्योरी ज़रा जल्दी से पढ़ लें। मतलब पेज 1 का मतलब इस चैप्टर का पेज 1। इसमें सबसे पहले तो जी स्कोप का पैरा है, ठीक है। स्कोप का पैरा इंशाल्लाह एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। स्कोप का पैरा स्टार्ट में इसलिए नहीं पढ़ा जाता, वैसे तो स्टार्ट में पढ़ना चाहिए, उसूली तौर पर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में होता है लेकिन हम सारा स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे। असल में स्कोप का पैरा ये बताता है कि इस स्टैंडर्ड ने किस किस चीज़ पे कहाँ तक अप्लाई होना है, तो पहले पढ़ लेंगे किस किस चीज़ पे अप्लाई हुआ है, फिर स्कोप पैरा आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसिड, इसी तरह से हमने ये बातें देख ली हैं, ये आई के अपने इस दफ़ा डाल दिया है इसको। तो बायोलॉजिकल एसिड शीप है, वूल देती है, यान कारपेट ये बन रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से बातें आ रही हैं, कोई अजीब अजीब चीज़ें भी इस दफ़ा स्टैंडर्ड बनाने वालों को एग्जांपल में मिली, पता नहीं क्या, ये छोड़ें इसको, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से रूटीन वही है जो आपको तस्वीर के अंदर दिखाया है, इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ आए मैंने लिखा हुआ है, पढ़ के आए थे। कितने बच्चों ने पढ़ आए की बात मानते हुए पढ़ा था? यार 20% भी नहीं है क्लास के अंदर, हद है। वैसे माना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि आप छोड़ ही देते, पढ़ना चाहिए था आपको। चलें पढ़ लेते हैं, फिर मैं ही पढ़ देता हूँ, मैं ही पढ़ आए। अच्छा चलें, ये ज़रा अच्छी बात है, थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए, इससे कोई एक आधा MCQ काम आ जाए शायद, देखें। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है पहला ये पैरा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रेजिंग लाइव स्टॉक। आपने रेवड़ जानवरों को रखा हुआ है, उसको रेज कर रहे हैं, अब ये क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद आगे जाके हम वो बात करेंगे जो हमने सीखी हुई है कि सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यही चीज़ें नहीं है, अगर इनकी मैनेजमेंट नहीं होगी तो अभी देखते हैं आगे। फिलहाल सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है। पर्चे में कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, नाम आ जाए तो परेशान ना बैठे हो, ठीक है। फॉरेस्ट्री, जंगल उगाया हुआ है। एनुअल और पेरेनियल क्रॉपिंग, एनुअल सालाना क्रॉप, पेरेनियल होता है जो 2-3 साल बाद आ रहा हो क्रॉप। नहीं, कोई ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं कि जो 2-3 साल बाद फसल देते हैं, उसको पेरेनियल क्रॉप कह देते हैं। कल्टिवेटिंग ऑर्चर्ड्स बागातों को कहते हैं, बागातों को ऑलरेडी जमा है, बागात को कहते हैं, ठीक है जी। कल्टिवेट कर रहे हैं आप, बाग उगा रहे हैं। प्लांटेशंस, फ्लोरिकल्चर, ये मिसाल के तौर पे आपकी कोई ये नर्सरी है फूलों की, तो नर्सरी में आप फूल को, अब नर्सरी जो है इसके अंदर जो फूल हैं वो आपने उगाए हुए हैं गमलों के अंदर, किस लिए उगाए हुए हैं? बेचने के लिए, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर इसको कहते हैं। फिर एक्वाकल्चर, नया कल्चर आ गया कोई। इंक्लूडिंग फिश फार्मिंग, बेसिकली फिश फार्मिंग को ही कह रहे हैं ये, ठीक है ना। जी हाँ जी, पानी है। सर्टन कॉमन फीचर है। भाई मुझे ना खबर मौसूल हुई थी कल परसों के हाइब्रिड में बैठे हुए बच्चे मेरे पढ़ाने के दौरान क्रॉस टॉक करते हैं, तो कोई क्रॉस टॉक ना करे। मैं क्लास के अंदर एक जासूस छोड़ दिया हुआ है, वो मुझे बताएगा कि किस किस ने बात की है, ठीक है। क्योंकि वैसे आप लोगों को कह दूँ ना, ये आपका मॉनिटर है, आपका CR है, तो आप उसको पकड़े हो बाहर आप सब ने। तो मैंने ना अपना जासूस छोड़ दिया, वो मुझे बताएगा क्लास के बाद कि किस किस ने जो है वो ये बदतमीज़ी की है, ठीक है। खामोशी से बैठो। वो मुझे यूँ बताएगा, 2nd रो के अंदर, 3rd रो के अंदर, जो अगले दिन बताएगा, बैठा हुआ बच्चा मुझे मैसेज करेगा वो, ठीक है। ये बच्चे ना कल बोल रहे थे आपस में, ठीक है, तो फिर मैं उनको करार वाकई सज़ा दूंगा। आप लोगों के बोलने की वजह से यहाँ मैं किसी बच्चे को क्रॉस टॉक नहीं करने देता, FR 1 वाले भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा ही वो डॉन बने हुए हैं, ठीक है ना, बड़े बहुत हो गए हैं शायद। आपके क्रॉस टॉक की वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो बिल्कुल भी क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए, आपस में बातें ना हो, ओके। कपास के काश्तकारों के नाम, अहम पैगाम, हाइब्रिड वालों के नाम। अच्छा जी, आगे कहते हैं सर्टन कॉमन फीचर एग्जिस्ट विद इन दिस डाइवर्सिटी। कहते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं? ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं, लेकिन में कुछ ना सर्टन कॉमन फीचर्स हैं। क्या मतलब? कैपेबिलिटी टू चेंज होना चाहिए। देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? आपने एक छोटा सा जानवर लिया, उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, देयर इज चेंज, ठीक है। आपने फिश फार्मिंग शुरू की, आपने
वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ डाली, उनको खुराक डाली, कुछ अरसा उनको पाला पोसा, अब उनके अंदर क्या है, चेंज आ रहा है। आपने जो बाग है उसकी जो है वो मतलब छोटी छोटी वो पनीरी सी लगाई और फिर वो पूरा बाग ग्रोथ आ रही है उसमें, ठीक है। तो चेंज है, क्या चीज़ है जी, कैपेबिलिटी ऑफ चेंज। लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफर, इसको हमने कहा था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज है ना। ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह की हमने देखी थी, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि इसके अंदर फिर कॉमन फीचर एक ये भी है कि इस चेंज की मैनेजमेंट हो। सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज हो जाना ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी क्या है, उस चेंज को मैनेज करना। पहले तो ये कि वो चेंज होने की कैपेबिलिटी होती है, दूसरा उस चेंज को मैनेज किया जाए अगर तो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जितने भी KPK के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको पता होगा जिनके इलाकों के अंदर ये खुद रू दरख्त हैं अखरोट वगैरह के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ऊपर पहाड़ों के इलाकों के अंदर उन्होंने जंगल उगाए शुगाए कोई नहीं होते, ठीक है। वो जिनके पहाड़ के ऊपर लगे होते हैं वो वहाँ जाते हैं 6 महीने साल बाद, वहाँ से बोरियाँ भर के ले आते हैं, ठीक है। अब वो कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, चेंज तो हो रही है, ये भी चेंज तो है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं है, तो कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वही ऐसी कर रहे हैं अल्लाह के नाम के ऊपर, अल्लाह की दी हुई नेमत के ऊपर, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मैनेजमेंट की हेल्प से हम जो है वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, बाय एनहेंसिंग और एटलीस्ट स्टेबलाइजिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर द पर्पस टू टेक प्लेस। मतलब उनका न्यूट्रिएंट लेवल जानवरों का ठीक हो, मॉइस्चर, टेम्परेचर, फर्टिलिटी, लाइट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एनहांसिंग और एटलीस्ट स्टेबलाइजिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस टू टेक प्लेस, ठीक है जी। सच मैनेजमेंट distinguishes agricultural activity from other activities. For example, harvesting from an unmanaged source such as ocean fishing or deforestation. स्वाद के इलाके को है, स्वाद के इलाके का बहुत ज़्यादा वहाँ पर दरख्त हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब अगर जाए ना तो वो बहुत कम रह गए हैं वहाँ पे, ठीक है। वो क्या हो जाता है, ये जंगलों की कटाई कर लेते हैं लोग, दरख्त काट लेते हैं, वो उगे हुए दरख्त हैं, ठीक है, वो काट दिए, डिफॉरेस्टेशन। अब वो क्या है, कह रहे हैं ये डिफॉरेस्टेशन है, ये अनमैनेज रिसोर्सेज से उसने हार्वेस्टिंग किया। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि अखरोट का, ये चित्राल वाले जाके अखरोट के दरख्तों से अखरोट तोड़ के जो है वो आके बेच देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन अनमैनेज रिसोर्सेज से कर रहे हैं। और ये जो माही गिर जाते हैं, मछेरे जाते हैं समंदर के अंदर, यूं करके जाल फेंकते हैं और मछलियाँ पकड़ के ले आते हैं, ये हार्वेस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन अनमैनेज रिसोर्सेज से कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सच मैनेजमेंट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो डिस्टिंग्विश करती है बाकी एक्टिविटीज से इसको, ठीक है ना। तो आपने फिश फार्म बनाया हुआ है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, लेकिन आप अगर दरिया पे या समंदर पे जाके मछलियां पकड़ लेते हैं, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। आपने बाग लगाया हुआ है, खुद लगाया, खुद उसको आपने मैनेज किया, मैनेजमेंट की उसकी, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और अगर आपने वैसे ही जो है वो जंगल उगा हुआ था वहां से कोई हार्वेस्टिंग कर लिया तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, सही है। जुमला पूरा पढ़ लोगे अगर आप, तो मैंने कहा था ये पढ़ के आना। बहरहाल, सच मैनेजमेंट डिस्टिंग्विशेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग फ्रॉम अनमैनेज सोर्सेज इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा जी, मेजरमेंट भी हो सके जी चेंज की। कहता है जी एक तो ये है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरा उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, तीसरा उसकी मेजरमेंट भी हम कर सकें कि कितना चेंज आया। आज हम करेंगे मेजरमेंट भी। वैसे चेंज इन 2 तरह की चेंज हो सकती है। कहता है जी आप देखो क्वांटिटी में कितना चेंज आया और क्वालिटी में कितना चेंज आया, ठीक है जी। क्वालिटी में चेंज क्या हो सकता है जी, जेनेटिक मेरिट, डेंसिटी, राइपनेस, फैट कवर, प्रोटीन ब्ला ब्ला। और क्वांटिटी में क्या है, प्रोगेंसी, वेट, क्यूबिक मीटर्स, फाइबर लेंथ वगैरह वगैरह वगैरह। बॉट अबाउट बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट इज मेजर्ड एंड मॉनिटर एज अ रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। वो कहता है कि जी बात यहाँ से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर ये सब कुछ है। कहता है इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स क्या होने चाहिए, एक तो एबिलिटी टू चेंज हो, कैपेबिलिटी टू चेंज हो, दूसरा उसकी मैनेजमेंट हो, तीसरा उसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अगला तो हमने पढ़ लिया था ना। ओके 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 ओके, ग्रुपिंग भी पढ़ा दी थी। ग्रुपिंग से मैं ज़रा तसल्ली नहीं हुई थी मेरी तरफ, तो दोबारा सुन लो। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि
वो कहता है ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड इज एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स। कि आपने बहुत सारी गाय रखी हुई हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं करना आपने कि हर एक को लेकर मार्केट जाएं, जी हमने इसकी फेयर वैल्यू लगवानी है, जी ये रेंट पे भी इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना है, बहुत मजबूरी है, हम इसके बगैर नहीं चल सकते, हमें तो हर गाय को लेके जाना है फेयर वैल्यू लगवाने मार्केट। स्टैंड ने कहा जाने दो यार, बेवकूफ़ों वाली बात ना करो, ठीक है, ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग के अंदर, अच्छा अब आगे एक बात आएगी, अभी कर देता हूँ। ग्रुपिंग के अंदर जो ग्रुप बनाओ उसकी बेसिस वो हों जो आपका दिल चाहे। काली वाली गाय एक तरफ, वाइट वाली एक तरफ, ग्रीन वाली एक तरफ, हो सकता है हो, फिर सींग वाली एक तरफ, बिना सींग के एक तरफ, दुम वाली एक तरफ। अच्छा सुनिए, सैंड ने कहा ये बेवकूफ़ों वाली ग्रुपिंग्स नहीं करनी, ग्रुपिंग्स वो करनी है जो मार्केट की नॉर्म हो, ठीक है। मार्केट की नॉर्म ये है कि जी इतने वज़न वाली गाय है, या इतनी उम्र वाली गाय है, या इस नस्ल वाली गाय है, कुछ इस तरह की हो। ऑस्ट्रेलियन गाय इकट्ठी कर दो, ठीक है, साहिवाल वाली अलग कर दो, देसी वाली अलग कर दो, ये तो कोई ग्रुपिंग बात समझ में आती है। और एक एक जाकर ले जाकर उसका रेट लगवा लो, बाकी सबको उसी के ऊपर ही अप्लाई कर दो, फिर तो ग्रुपिंग बनती है। ये काली चिट्टी कैसे कर रहे हो आप ग्रुपिंग, इस पर कौन सा रेट लगेगा, इससे कौन सा फर्क पड़ता है। तो सर ने कहा ग्रुपिंग करो ज़रूर, आसानी के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, लेकिन अपनी मर्जी वाली ग्रुपिंग नहीं करो, मार्केट की जो नॉर्म चलती है ना ग्रुपिंग के लिए वो कर लो, ठीक है। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पढ़ी थी? नो सर। फार्मर हैज़ अ फील्ड ऑफ लैम्स, ये पढ़ लेना, कोई नहीं सी बात। अच्छा बियर प्लांट्स, कल 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 इंशाल्लाह। ये ग्रुपिंग, हाँ ये बात मैं कर रहा था। ग्रुपिंग एसिड्स, द फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मे बी फैसिलिटेटेड बाय ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसिड्स। अच्छा ये जो मैंने बायोलॉजिकल एसिड एग्जांपल दिया है ना, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे भी ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ एक तरह की जो अनाज है वो इकट्ठी कर दो, दूसरी तरह की इकट्ठी कर दो, चने भी रखे हुए हैं, गंदम भी रखी हुई है, चावल भी रखे हुए हैं, ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे करोगे। अच्छा फिर चनों में सफ़ेद चने भी हैं, काले चने भी हैं, गंदम के अंदर 2-3 अगर किस्म की गंदम है, चावल के अंदर भी बड़ी बड़ी किस्में होती हैं किस्म किस्म के। तो ग्रुपिंग वो करो जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी कर सकते हो, लेकिन ग्रुपिंग वो करो कि जो मार्केट। ये यहाँ पर ये बात पैरा 15 में लिखी हुई थी, असल में मैं पहले बता गया। द फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बी फैसिलिटेटेड बाय ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसिड्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल बाय एज और क्वालिटी, ठीक है। एन एंटिटी सिलेक्ट्स द एट्रीब्यूट्स करस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन मार्केट एज अ बेसिस फॉर प्राइसिंग। जो एट्रीब्यूट्स मार्केट में यूज होते हैं ना एग्रीगेशन के, वो यूज करो, नस्ल के हिसाब से कर लो, उम्र के हिसाब से कर लो, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हो आप। अच्छा जी यार ये एक एग्जांपल है, एन ऑर्चर्ड, पे नंबर 490 पे है, एग्जांपल 2। ये पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे, पढ़ो भाई पढ़ो। अच्छा जी ये ज़मीन है, ये दरख्त है, बूटे और ये जामन है। अच्छा आप सुने, इस पूरे बाग की कीमत 10 मिलियन है, ठीक है जी। ये पूरा बाग है, बहुत सारे इसमें लाइन, पीछे लाइन में नज़र नहीं ना आ रहे, एक लाइन में बड़े अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा आप सुने सुने सुने, सुने बात सुने,
हमारे पास बाग की कीमत नहीं है, फेयर वैल्यू नहीं है, आसपास किसी और का बाग नहीं है, ठीक है। हाँ, बाग तो हमने इधर लगाया हुआ है कुछ एकड़ों के अंदर, आसपास बाकी जरी ज़मीन पड़ी हुई है, उस जरी ज़मीन की कीमत हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब मामला कुछ ऐसा है कि लैंड इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल एसिड, इट इज़ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके ऊपर ये जो प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड लगा हुआ है, ये तो बायोलॉजिकल एसिड है ना, ठीक है। अब मुझे बायोलॉजिकल एसिड की फेयर वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि ये बायोलॉजिकल एसिड अटैच्ड है विद लैंड, ठीक है, और अलग से बायोलॉजिकल एसिड की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो वो अंग्रेजी मुश्किल है, ये एग्जांपल आसान है, इसलिए मैंने कहा पहले ये एग्जांपल पढ़ लो। कहते हैं क्या है, वो कहते हैं एन ऑर्चर्ड हैज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन इंक्लूडिंग लैंड एंड ऑर्चर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹4 मिलियन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड। अब टोटल अगर 10 मिलियन फेयर वैल्यू है, ठीक है, क्या मतलब, एक बंदा आया उसने कहा ये बाग हम आपसे 10 मिलियन का खरीदेंगे, ठीक है। अब 10 मिलियन पूरे बाग की फेयर वैल्यू है, इसमें ज़मीन की कीमत भी पड़ी है और ऑर्चर्ड की भी। हमारे पास बाग की कीमत तो है नहीं, ठीक है, तो ज़मीन के साथ वालों से पूछा भाई आपकी ज़मीन क्या रेट चल रहा है आजकल, उन्होंने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू है 4 मिलियन। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि बाकी के 6 मिलियन फिर हमें मिल रहे हैं किसके, बाग के, ठीक है। इसकी अंग्रेजी ज़रा आप पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एसिड्स आर ऑफन फिजिकली अटैच्ड टू लैंड, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज इन अ प्लांटेशन फॉरेस्ट, देयर मे बी नो सेपरेट मार्केट फॉर बायोलॉजिकल एसिड्स दैट आर अटैच्ड टू लैंड। अभी देखा ना, सेपरेट सिर्फ बाग, क्या वो दरख्त उतार के थोड़े ही दे देते हैं, वो दरख्त उतार के बिक रहे हो जी, ये बाग ही इधर पड़ा हुआ है, उठा के उधर रख दो जी, इधर, ऐसे थोड़ा ही होता है। सेपरेटली बिकता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि देयर मे बी नो सेपरेट मार्केट फॉर बायोलॉजिकल एसिड दैट आर अटैच्ड टू लैंड बट एन एक्टिव मार्केट मे एग्जिस्ट फॉर कंबाइंड एसिड्स। क्या मतलब, कोई भी आएगा तो क्या कहेगा, बाग की कीमत ये है। बाग लगे हुई जगह पर कोई बंदा सिर्फ लैंड के पैसे देकर नहीं खरीद सकता, लेने जाओ जरा, वो अगला कहेगा भाईजान इसके ऊपर बाग भी लगा हुआ है, पूरी डबल बताओ, टोटल कीमत बताओ, बाग और जमीन टोटल कितना दोगे, सिर्फ जमीन के पैसे कैसे दे रहे हो तुम, इसके ऊपर बाग भी तो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है वो कह रहा है अलग से बायोलॉजिकल एसिड की मार्केट वैल्यू ना हो, लेकिन टोटल कंबाइंड एसिड की मार्केट वैल्यू अवेलेबल हो, दैट इज द बायोलॉजिकल एसिड, रॉ लैंड एंड लैंड इंप्रूवमेंट्स एज अ पैकेज, पूरा बाग ही बिक रहा हो। An entity may use information regarding the combined asset to measure the fair value of biological asset. For example, the fair value of raw land and land improvements may be deducted from the fair value of combined asset to arrive at fair value of biological asset. ठीक है, हाँ जी। या farmer wishing to value an apple orchard in circumstances where there is no separate valuation of the orchard, ये मैंने पढ़ा नहीं था घर पे, सही है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ओके जी। अब ज़रा रिकग्निशन एंड मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिकग्निशन, इधर देखो सारे, आगे 16 ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा था जिसमें ये रिकग्निशन का नाम आया था, रिकग्निशन क्राइटेरिया। क्या कहा था उसने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके, रिकॉर्ड कर लो। यार इधर मैंने कहा देखो, अभी मेरी तरफ देखो, गुजरा वाला ले। अच्छा, फिर आया जनाब हमारी ज़िंदगियों में IS 40, हमने कहा हाँ भाई, उसने कहा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का प्रोबेबिलिटी हो और कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके तो रिकॉर्ड कर लो ऐसे, ठीक है जी। आगे आए FAR 2 में पहुंच गए, IS 38 आ गया, हमने कहा हाँ भाई, उसने कहा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके तो रिकॉर्ड कर लो। कब रिकॉर्ड करना है, रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड कब करें, ठीक है ना। अब आया IS 41 के पास और हमारा चाका शाका खुला हुआ था, हमने कहा हाँ भाई इसने भी 2 ही कहने हैं, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी बात भी नहीं है, मैं ज़रा नया नकोर हूँ सबसे ज़्यादा, 40 के बाद मैं आया हूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, 2 चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह कायम है, तीसरी चीज़ ये है कि एंटिटी के कंट्रोल में भी होना चाहिए बायोलॉजिकल एसिड। बस एक कंडीशन उसने एडिशनल लगा दी, क्या कि एंटिटी के कंट्रोल में हो बायोलॉजिकल एसिड। पढ़ के देखते हैं, कब रिकग्निशन किसे कहते हैं जी, कब रिकॉर्ड करें, कब रिकॉर्ड करें, कब रिकॉर्ड करना है जी, कब रिकॉर्ड करना है, ये मैंने लिखा है कब रिकॉर्ड करना है। अच्छा समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, कब रिकॉर्ड करना है बायोलॉजिकल एसिड एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दोनों को। पहले बात कर लेते हैं, कहता है जी एन एंटिटी शुड रिकॉर्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटिटी कंट्रोल्स द एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो and
फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। ये क्या बदतमीजी कर गया वो फेयर वैल्यू या कॉस्ट वाली। देखो बायोलॉजिकल एसिड हो, ठीक है, पहले दिन फेयर वैल्यू हो। अच्छा, जिसकी ना हो मजबूरन उसको कॉस्ट पे रखना भी पड़ सकता है। फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसकी भी उस दिन मैंने कहा था पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे उसकी फेयर वैल्यू लेकर फिर इन्वेंट्री के हवाले कर देते हैं, फिर वो उसके लिए आगे कॉस्ट बन जाती है। लेकिन आगे 41 की डिटैचमेंट के वक्त एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल उसने एक फेयर वैल्यू का नाम ऐड कर दिया। तो एडिशनल चीज़ क्या आई है जी? एडिशनल चीज़ आई है एंटिटी कंट्रोल्स द एसिड। तो इतनी बात याद रखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी तो वही दो क्राइटेरिया हैं। तीसरा क्या है? पास्ट इवेंट की वजह से एंटिटी के कंट्रोल में, आप गए थे मंडी में, आप जाके उसे खरीद के लाए थे, पास्ट इवेंट यही हुआ था, ठीक है, आप गाय आपके कंट्रोल में, ठीक है। इन एग्री साथ बता भी रहा है वो कंट्रोल कैसे पता लग रहा है वो। इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंट्रोल में बी एविडेंस्ड बाय फॉर एग्जांपल लीगल ओनरशिप, आपने एलडी में जाके गाय अपने नाम लगवाई ऑफ कैटल, ठीक है, एंड द ब्रांडिंग और अदरवाइज मार्किंग द कैटल। मतलब ऐसे भी होता है कि आप दो भाई हैं, साथ साथ आपके फार्म्स हैं, ठीक है, आपका नाम जो है वो अहमद है और दूसरे भाई का नाम जो है वो नहीं इमरान कर लो ना, ए और आई करना है, ठीक है। अब दोनों ने अपने अपने साइन बना के रखे हुए हैं, जुल्म होता है वैसे तो, वो गर्म करके लगा देते हैं। एक ने ए लगाया हुआ है, दूसरे ने आई लगाया हुआ है। अच्छा चलो ये नहीं करते, मार्कर रख लिए, पेंट रख लिया, ठीक है, मार्किंग करनी है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कंट्रोल कैसे हो सकता है? लीगल ओनरशिप हो, ब्रांडिंग हो, अदरवाइज मार्किंग हो, ठीक है ना। ये कुछ तरीके होते हैं कि ब्रांडिंग मार्किंग करके वो निशान लगा के वो अपने कंट्रोल अपना जाहिर कर देते हैं ओनर्स अपने कैटल के ऊपर, ठीक है ना। कि बहुत सारी कैटल हैं तो हमारी कैटल उसके अंदर मिक्स ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये कब कब कर सकते हैं ये मार्किंग वगैरह? वो कहता है मार्किंग या ब्रांडिंग कब करो? जब ख़रीदा तब कर सकते हो, जब वो पैदा हुआ तब कर सकते हो, वीनिंग का मतलब जब उसने दूध पीना छोड़ा तब कर सकते हो, ये जब बड़ा हो गया आप इसकी मार्किंग कर दें। तो ये मुख्तलिफ टाइम होते हैं जब आप कंट्रोल को शो करने के लिए अपने बायोलॉजिकल एसिड पर मार्किंग या ब्रांडिंग कर सकते हो, या उसका कोई अगर बाहर के किसी मुल्क के अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि ये जो मेरा दुम्बा है, इसका नाम मैंने कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे लीगल ओनरशिप इसकी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें या जो भी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो लीगल ओनरशिप की ट्रांसफ़र है या ब्रांडिंग है या मार्किंग है, ये आप ख़रीदते वक्त कर सकते हैं, या जब वो पैदा हो बायोलॉजिकल एसिड तब कर सकते हैं, या जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब कर सकते हैं। ये उसने कुछ एग्जांपल्स दे दी, ठीक है, पैरा 11 के अंदर। द फ्यूचर बेनिफिट्स आर नॉर्मली असेस्ड बाय मेजरिंग सिग्निफिकेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, ठीक है, मेजरमेंट चलो मेजरमेंट कल पढ़ते हैं। देखूँ मैं शायद लिख के लाया हूँ, नहीं मेजरमेंट भी पढ़नी है। मैं ये लिख के लाया हूँ कि मेजरमेंट और रिकग्निशन होमवर्क है, मैंने रिकग्निशन पढ़ा दी, मेजरमेंट के साथ लिख के होमवर्क पढ़ के आए, कल पढ़ाऊँगा मैं, पहले देख लेता। मेजरमेंट के साथ लिख के होमवर्क पढ़ के आना है, मैं समझाऊँगा कल फिर अगर कोई मसला हुआ तो। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। लब बचे कितने ने? ला पूछे ना बोलो। वैसे मैंने यहाँ पर नहीं अटैच किया, आपके नोट्स में तो अटैच किए हुए हैं ना, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है। चलें जी, आगे हम वापस। मिस्टर मेहनती वाला सवाल याद है? इसको हमने कंप्लीट किया था, ये भी याद है? नहीं याद ना? ये मुझे पता था नहीं याद, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से लिखें और मुझे करके दिखाएं, इसकी रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। लिखें जल्दी से, अब लिखें। मिस्टर ज़्यादा मेहनती ओन्स, मेहनती के साथ ही क्वेश्चन लिखें ना, मेहनती वाला, मिस्टर मेहनती वाला क्वेश्चन ये, इसके साथ मिस्टर बहुत मेहनती
कहीं पे अपने रजिस्टर पे लिख लें, बाद डाटा लिखें, ओन्स 50 काउज ऑन यकम जनवरी 12। मिस्टर मेहनती ओन्स 50 काउज ऑन यकम जनवरी 12, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिखें 30 मोर काउज आर परचेज्ड ऑन यकम मार्च 12, 30 मोर काउज आर परचेज्ड ऑन यकम मार्च 12। आगे लिखें जी, फुल स्टॉप के बाद डिटेल ऑफ फेयर वैल्यूज इज एज फॉलोज। अब ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे डेट लिख लो, कॉलमनर फॉर्म बना लो ना, और फेयर वैल्यू लिख लो, ठीक है। डिटेल ऑफ फेयर वैल्यू इज एज फॉलोज। यकम जनवरी 2012, जिस दिन ओपनिंग में हमारे पास काउस पड़ी हैं, खरीदी नहीं है, उस दिन कर लो 40 कर लो, और ख़रीदी थी हमने यकम मार्च 2012 पर, उस दिन हर एक को 49,000 कर लो, ठीक है। फेयर वैल्यू, लेकिन ये पर का हुआ है, फेयर वैल्यू पर का हुआ है, डिफरेंट डेट्स पे मैं, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, ठीक है ना, फेयर वैल्यू लेस आपकी सहूलत के लिए। फिर लिखें जी 31 दिसंबर 12 पे हमें चाहिए फेयर वैल्यू, चाहिए ना। ये तो हमें भाई साहब ओपनिंग डेट पर तो वो पड़ी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे होती है, ये भी बात बताता हूँ। बहरहाल परचेज करें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखना है हमें उसको, बॉर्न हो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना है उसको, ईयर एंड आए तो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना होता है बायोलॉजिकल एसिड को, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल तो हमें हर वक्त ही चाहिए होती है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू भी सिर्फ लिखा हो सवाल में, कॉस्ट सेल गिवन ना हो, तो आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वही होगी फिर, ठीक है ना। मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ये बात अच्छी मुझे लगी। अगर सिर्फ फेयर वैल्यू पर काउ लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू के साथ लेस कॉस्ट सेल का डाटा नहीं गिवन, तो मतलब फिर वही आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल है, ठीक है ना, इसी को यूज़ करेंगे। तो 31 दिसंबर 2012 पर हर एक 54,000 की हो गई, ठीक है। अब आपने भला क्या करना है, आपने मुझे जर्नल एंट्रीज करके देनी है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। आप लोगों को भूल गया था ना, मैंने कहा चलें ज़रा रिवाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जी हमारा, रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। जी जल्दी करें, सिर्फ 1 घंटा रह गया क्लास में, टाइम देख लें बेशक, 1 घंटा चल 50 मिनट, पहले ही नैशी डाल दिया करो, कभी तो बिस्मिल्लाह करके कहा करो, हाँ ठीक है सर, मैंने कौन सा पढ़ाना है आपको ज़्यादा। मुझे क्या पता। अच्छा मुझे ये बताएं कितनी एंट्रीज होंगी, तीन वाले कौन कौन हाथ खड़ा करे मेरे साथ, कौन कौन है तीन, 1 2 3 4, कौन कौन सी तीन, हाँ कौन कौन सी तीन, जो पीछे मुड़ के देख रहा है उससे पूछ रहा हूँ, कौन कौन सी तीन एंट्रीज।
नहीं तो वो तो फिर दो ही बनी ना। 30 काउज आई थी नहीं? अच्छा, तो फेयर वैल्यू तो 30 जमा 50 80 सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी, तो दो एंट्रीज बनती हैं इस हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं। असल में तो तीन ही बनती हैं, पहली ओपनिंग की, दूसरी परचेज की, तीसरी क्लोजिंग की, है ना। ये कुछ थे जो चुप करके बैठे थे, वो इससे मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, मैं मुत्तफिक करवाऊंगा। ओपनिंग की फेयर वैल्यू, ओपनिंग को फेयर वैल्यू पे लाना है, ओपनिंग को फेयर वैल्यू पे नहीं लाना, क्योंकि पिछले साल क्लोजिंग डेट पर वो फेयर वैल्यू पर लेस कॉस्ट सेल पर गई होगी। ठीक है, ये देखो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने इस तरह थोड़ा सा छेड़छाड़ के आपको समझाई। सुने इधर देखें, ये आपने 31/18 पर मेहनती वाले सवाल में क्लोजिंग लिखा था, ये क्लोजिंग किस पे है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे है। इसी ने अगले साल क्या बन जाना है? ओपनिंग। तो सवाल खामोश है तो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा होता है ना वहां पर भी। ये कैसे हो सकता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना है और ओपनिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ना पढ़ाओ? अनलेस कि ऐसी कोई अब नॉर्मेलिटी सवाल खुद बताता, सवाल ऐसी कोई बात खुद नहीं कर रहा, तो फिर जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ना, और पिछले साल की क्लोजिंग डेट पर वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पर गया होगा, तो वही ओपनिंग बना हुआ है। इसलिए ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं हुआ करती, ही नहीं होती ओपनिंग की। और यहां पर यह ना समझ लो कि ओपनिंग को फेयर वैल्यू पे लाना है उसकी एंट्री करें, नहीं भाई नहीं, ओपनिंग ऑलरेडी फेयर वैल्यू पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें दो एंट्रीज करनी पड़नी है, उसके लिए दो वर्किंग्स करेंगे। पहली वर्किंग हम करेंगे जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 जनवरी 12 वाले 40,000 को इग्नोर करने के लिए दिया था। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया था और इग्नोर करने के लिए दिया था, इसको आपने यूज नहीं करना था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने खरीदे बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है, तो कितनी काउज हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में तो वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इतनी सिंपल सी है कैलकुलेशन। 1 मार्च 2012 पर बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट, यहाँ पर हम लिया करते हैं आउटफ्लो, यहाँ पर हम लेते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब सवाल में हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही दे दी गई, मैंने कहा खामोश है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल लेंगे, तो 40,000 ले लेंगे। 40,000 ना 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 40,000 तो 1 जनवरी का रेट है, फेयर वैल्यू है, हमें तो 1 मार्च की चाहिए। ठीक है, अच्छा, कितनी काउस खरीदी हैं? 30, तो 30 काउस खरीदी हैं, हर एक काउ 49,000 की है। ठीक है जी, तो क्या है जी डेबिट अमाउंट? 147। अच्छा, अगली बात, आउटफ्लो सिंपल है, इस दफ़ा सिंपल है, ज़रूरी नहीं है कि सिंपल हो। ठीक है, 1470000, तो आज लॉस कोई है, वरना आ जाए करता। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और भी कॉस्ट में ऐड कर देता, ठीक है, तो हम कहते जी ये भी पे कर दिए हमने, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, याद नहीं आ रहा, कोई लेवी पे करके आए, कैश आउटफ्लो हम लेते थे। ठीक है ना, तो बहरहाल ये बायोलॉजिकल एसिड हमने रिकॉर्ड लिया, इस दिन कोई गेन लॉस नहीं आया। अब ये हमारे पास ओपनिंग मौजूद थी 50। ठीक है, ये 50 काउज हैं, ओपनिंग में पड़ी थी, और परचेज कितनी की? 30 काउज ये आ गई। अब क्लोजिंग डेट पर ये हमारे पास सारी की सारी मौजूद हैं, 80 रुपये की 80 काउज हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करना पड़ेगी, क्योंकि इस दिन खड़े होकर हमने इनको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रखना है। ठीक है, तो एक छोटी सी वर्किंग सीखी थी, हमने कहा था सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग को, और ओपनिंग कितनी काउज हैं? अच्छा, किस पर रखना है इसको? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, लेकिन वो फेयर वैल्यू पर ही पड़ी हुई हैं। चलो, यहाँ पर चूंकि मैंने फिगर नहीं बताई हुई थी तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। 50 काउज इंटू 40,000 कितना आ गया? 2 मिलियन। अब आप ये कहोगे कि जिसकी एंट्री करें, वो क्यों नहीं की? भाई इसकी एंट्री नहीं करनी है तो मजबूरन मुझे डाटा गिवन नहीं था, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ करके ये 2 मिलियन निकाला है।
वैसे इसकी एंट्री नहीं करनी क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग था जो इस दफ़ा ओपनिंग बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने परचेज की, अब इनको भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रखना है। अब पहले कैलकुलेशन कर चुका हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 1470000, वैसे यहीं पर ही कर लेते वर्किंग, तो डायरेक्ट वहाँ से हम जो है वो रेफ़र भी कर सकते थे। ठीक है, फिर हमने तीसरा स्टेप क्या सीखा था जी, हम क्लोजिंग निकाल लेंगे और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सिंपल कैलकुलेशन थी, आपकी रिवीजन करवा रहा था बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो 80 काउस हमारे पास हो चुकी हैं और हर एक काउ जो है वो 54,000 की हो गई है, तो 4320, तो गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, कितना गेन आ गया, 850,000 का गेन आ गया। ये फेयर वैल्यू गेन है, इसको कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और फिलहाल हमने ये कहाँ क्या निकाला है जी, बैलेंसिंग फिगर। तो इसलिए दो एंट्रीज बनी, दूसरी एंट्री 31 दिसंबर 12 पे करेंगे, बायोलॉजिकल एसिड बढ़ गया और प्रॉफिट एंड लॉस या फेयर वैल्यू गेन एक क्रेडिट ये भी बढ़ गया 8,50,000। ठीक है, वैसे ही दिल में आ रहा है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर बता दूं कि इनकम स्टेटमेंट में आएगा 8,50,000 और बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में बायोलॉजिकल एसेट आएगा 4320। ठीक है, चलिए ये तो ऐसे ही था, इसको क्या नोट करना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। हाँ जी, करें जल्दी से, अब ज़्यादा काम आप लोगों ने करना है, 2 से 3 मिनट में कर लें इसको। 5 भी करना है हमने, 6 भी करना है इंशाल्लाह, 7 को छेड़ लेंगे, होने नहीं लगा मेरे ख्याल से जी। पेज नंबर भाई साहब को बता दें, 572 जी। कभी तुम भी मुझे पेज नंबर बता दिया करो। अच्छा ज़रा ये अब उधार भूल ना जाए मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा होगा, मुइन हैज़ 22 ईयर्स ओल्ड वाला, पेज 575 पे। इसके साथ फटाफट लिख लें होमवर्क, ये ना हो भूल जाएं आप या मैं। ठीक है ना, ये ज़रा पहले ही लिखवा दूँ ताकि फिर मैं मोबाइल वो रख ही दूँगी।
जी बच्चों, कितनी एंट्रीज हुई? 3 वाले कौन कौन है फिर? 2 एंट्रीज बनती हैं जी, 3 कैसे हो गई? अच्छा, a herd of 3-year-old, a herd of 53-year-old animals was held on यकम जनवरी 13। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट, रिक्वायरमेंट छोड़ो, ऑन हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 13 10 3.5 years old animals were purchased for 40,000 each. Fair value less cost to sell estimated were 3-year-old animal at यकम जनवरी 13 32,000 ईच। अच्छा, और 4-year-old एनिमल एट 31 दिसंबर 13 43,000 ईच। ये सवाल कंफ्यूज तो तभी करते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे रहा है 3-year-old की, लेकिन उसकी एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग में पड़ी हैं, ये एनिमल्स ओपनिंग में पड़े हैं। इसका मतलब एंट्री पिछले साल के एंड पे हो गई थी। हमें मजबूरन इसको कॉज के साथ, ये एनिमल्स के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ता है कि फिगर हमें अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। और जब हम नंबर ऑफ एनिमल्स को फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं चलो यार इसको शायद फेयर वैल्यू पे लाना है, इसकी एंट्री करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ओपनिंग की जनरल एंट्री नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, अच्छा जी, अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहला तो फिर सबसे पहली एंट्री क्या होगी फिर? यकम जुलाई 2013 पर बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। बायोलॉजिकल एसेट हमने लेना होता है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी गिवन है? अच्छा अच्छा, यकम जुलाई 13 पे 3.5 साल का एक एनिमल खरीदा हमने 40,000 ईच का, ठीक है। अब 40,000 तो एक की फेयर वैल्यू है, कितने खरीदे हैं? 10 खरीदे हैं, सॉरी फेयर वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 खरीदे हैं और हर एक की कीमत 40,000 है, ठीक है जी। ये तो हो गई फेयर वैल्यू। कॉस्ट टू सेल कितनी है? सवाल में गिवन नहीं है तो 0 ज्यूम करो, ये मैं बता रहा था पिछले सवाल में, ठीक है। तो 4 लाख और कैश कितना गिवन है? क्या इसमें कोई लेवी शेवी पे किया होता तो हम कैश आउटफ्लो लेते, 4 लाख ये भी लेते, कोई ट्रांसपोर्ट होती वो भी ऐड करते, कोई टैक्स पे करते वो भी ऐड करते, क्योंकि कैश में हमेशा हमने क्या लेना होता है? आउटफ्लो, ठीक है। पहले सवाल में था, अभी दूसरे तीसरे में आई कोई नहीं आ जाएगा आगे, फिर उदास क्यों होते हैं, ठीक है जी। ये एंट्री हमने कर ली। अब ये एंड में हमें फेयर वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके लिए फिर हमें एक वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। उस वर्किंग में हम सबसे पहले लिया करते हैं अपने ओपनिंग एनिमल्स। पहले सिर्फ नंबर ऑफ एनिमल्स लिख लिया करें। 50 पड़े हैं हमारे पास ओपनिंग में एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये ओपनिंग किस दिन है जी? यकम जनवरी 13। ये परचेज किए हैं यकम जुलाई 13। कितने परचेज है? अच्छा 10 30 पिछले सवाल में परचेज थे, 10 परचेज है। नेक्स्ट, बस कहानी खत्म हो गई। अब ओपनिंग जो यकम जनवरी 13 पर पड़े हैं, इनकी यकम जनवरी 13 पर फेयर वैल्यू क्या है? ये जो 3-year-old है ना जी, ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू है। 3-year-old एनिमल था जो यकम जनवरी 13 पर पड़ा था और उसकी फेयर वैल्यू है 32,000 ईच, ठीक हो गया। अब ये तो चलो आसानी से हमने लिख लिया, 32,000 ईच पे आ गया। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है ना, और बोलो 32,000। टोटल्स फिर कर लेते हैं। परचेज किए, ये ऊपर ही नजर आ रहा है, चलो फिर लिख देता हूँ दोबारा, वैसे जरूरत तो कोई नहीं है, ये 4 लाख, ठीक है। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं, दोबारा एक बार कर ली कैलकुलेशन तो, ठीक है। अब हम पहुंचे 31 दिसंबर 13 पर, तो क्लोजिंग में हमारे पास ये 50 भी पड़े हैं और ये 10 भी पड़े हैं, यानी हमें 31 दिसंबर पर ओपनिंग वाले 50 की भी फेयर वैल्यू चाहिए और खरीदे गए की
30 की भी फेयर वैल्यू चाहिए, 10 की, पता नहीं 30 ही अड़ा हुआ दिमाग में जी। ओपनिंग वाले 50 एनिमल्स की भी फेयर वैल्यू हमें 31 दिसंबर पे चाहिए और ख़रीदे हुए 10 की भी फेयर वैल्यू चाहिए। पर मसला ये है उसने सिर्फ 4 ईयर ओल्ड एनिमल एट 31 दिसंबर 13 दिया है। क्या मतलब सारों की उम्र लगन आम लो, क्या हो गया है? यकम जनवरी 13 पर ये 3 साल के थे 50, ये 31 दिसंबर 13 पर 4 साल के हो गए, 4.5 साल। ये वाले 31 दिसंबर 13 पर 4 साल के हो गए। जो हमने यकम जुलाई 13 को खरीदे थे 10, उनकी यकम जुलाई 13 पर उम्र थी 3.5 साल, तो ये भी 31 दिसंबर 13 तक हो गए 4 साल के। इसका मतलब जो ओपनिंग में 50 थे और जो 10 खरीदे, इन 60 के 60 की उम्र 31 दिसंबर 13 पर है 4 साल। तो इसीलिए उसने 4 ईयर ओल्ड एनिमल की फेयर वैल्यू कॉस्टल दे दी 43,000। तो फिर मैं यहाँ पर 60 का 60 इकट्ठा लिख दूँ, ठीक है, 60 इंटू, बिल्कुल वैसे सवाल ऐसा भी किया हमने, ठीक है। बताएं जी ओपनिंग 1.6 मिलियन जी, 2580 बैलेंसिंग 580,000 जी। तो बायोलॉजिकल एसिड्स गेन की वजह से बढ़ गए और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फेयर वैल्यू गेन चला गया 5,80,000। वर्किंग वन को रेफर कर देंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी आगे। अच्छा जी, 1 मिनट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी किताब से नहीं पढ़ना फिलहाल, अगले 5 मिनट। 5 उधर रहे, उधर ही रखे हो आमिर भाई। यहीं से क्वेश्चन पढ़िए। A herd of 20 4 साला ओल्ड एनिमल्स वर हेल्ड ऑन यकम जनवरी 13 एट 250 पर एनिमल। एंट्री तो होगी ना, जो हेल्ड हैं उनकी एंट्री अब तो याद हो जानी जी बात, ठीक है ना, ओपनिंग की एंट्री नहीं करनी। हाँ, लेकिन हमें वो वैल्यू निकालने के लिए 20 को 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर 5 ईयर ओल्ड एनिमल 31 दिसंबर 13 रुपीज़ 320। कोई ख़रीदा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो ओपनिंग थे वही क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं वर्किंग करूं जिस तरह की वर्किंग अभी कर रहे थे हम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ओपनिंग, इनको भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पर रखना होता है, ठीक है। कितने हैं 20, हर एक की कीमत 250 टोटल, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग डेट पर ये 20 के 20 ही हैं अभी, और हर एक की कीमत 320 रुपये होगी ईयर एंड पे, ठीक है। 320 आंसर 60 400
तो 1400 का गेन आ गया हमें, प्रॉफिट एंड लॉस में ये बैलेंसिंग फिगर जाएगी। अब मेरा आपसे सवाल, ये जो हमारे 20 डंगर हैं, डंगर होते हैं ना ये एनिमल्स, ये 20 डंगर एक साल के बाद 5000 से 1400 रुपये बढ़ते हुए 6400 पर पहुंच गए। कौन कौन सी पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं? अब सबसे इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अब इस स्टैंडर्ड का यूँ समझ लें, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आसान अगर ध्यान से समझेंगे, और अगर नींदर शिंदर चढ़ी हुई है तो फिर अच्छा। हमारे ये 20 जानवर पूरा साल हमारे पास गुजारते हैं और इनकी वैल्यू 5000 से बढ़ के 6400 हो जाती है। तो क्या पॉसिबल वजह है इनकी इस वैल्यू में इंक्रीज की? सिर्फ महंगाई? हाँ, भाई साहब ने ऐसे करके इशारा किया, ठीक है। देखें जी, एक साल गुजरने के बाद एनिमल की वैल्यू में जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है, उसकी सिर्फ खाली वजह ये नहीं होती कि वो फल फूल गया है, और ना ही सिर्फ खाली ये वजह होती है कि महंगाई बढ़ गई है, बल्कि ये दोनों चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये तो समझ आ गई हमें कि हमारे बायोलॉजिकल एसिड की फेयर वैल्यू में जो इंक्रीज़ है उसकी दो वजूहात होंगी। स्टैंडर्ड कहता है इसको अलग अलग बताना है, ठीक है ना, तो अलग अलग करना है अब हमने। तो ये जो दो वजूहात होती हैं, एक सिर्फ महंगाई की वजह से इंक्रीज़ आया, इसको प्राइस चेंज कहते हैं, और दूसरा ग्रोथ, उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है कि फिजिकली बायोलॉजिकल एसिड में जो चेंज आया, उसका वज़न बढ़ गया या कम हो गया, उसका कद बढ़ गया या कम नहीं होता, ठीक है। तो एनीवेज मकसद कहने का ये है कि जो महंगाई की वजह से तब्दीली आई है वो प्राइस चेंज, और जो उसकी खिदमत खातिर करके उसमें जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है वो फिज़िकल चेंज। तो दो तरह की चेंज है फेयर वैल्यू के अंदर, एक प्राइस चेंज कहलाता है, दूसरा फिज़िकल चेंज। अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि अगर 1 जनवरी, ये क्या है डेट है, 13, अगर 1 जनवरी 13 पर हमारे जो 20 जानवर हैं उनकी कीमत क्या है, ओ सॉरी, उनकी उम्र क्या है, 4 साल, 4 इयर्स एज रखने वाला एक जानवर कितने का बिक रहा है? 250 का। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके पास ये मौजूद है कि नहीं है 5 इयर्स वाला? ये ऊपर से उठा के लिखा है मैंने, ये दो चीज़ें तो आपके पास मौजूद हैं इस वक्त सवाल के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट 1 जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 तक टोटल 250 से 320, ऐसे ही है ना। ये टोटल के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मुझे ये बताएं ज़रा सोच करके कि ऐसी कौन सी चीज़ मुझे अगर पता लग जाए आज, तो मैं ये दोनों डिफरेंसेस को अलग अलग कर सकता हूँ। 4 साल वाले, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं डेट बदल दूं? डेट बदल दूं? अच्छा, मैं डेट सेम रखूं? एक बात करो, फिर एक बात करो, बच्चे परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। आप डेट चेंज कर देते हैं जी, उम्र वही रखते हैं, तो यहां से आपको कौन सा चेंज मिलेगा? प्राइस का, इन्फ्लेशन का। क्या मतलब? ये जो मेरा स्टूडेंट है, ये और मैं इकट्ठे गए, अपना एक दुम्बा हमने खरीदा 1 जनवरी 2013 पे, बचा लिया मैंने तुम्हें, ठीक है। हमें वो 250 रुपये का मिला एक दुम्बा। अब जब 31 दिसंबर 13 पर आए, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा इजलाल, इजलाल पुत्र। जी सर क्या बात है? देखिए यार बड़ी महंगाई हो गई है। तो नहीं नहीं सर कोई नहीं महंगाई हुई है, ऐसे ही बातें हैं। नहीं यार तुझे क्या लगता है
कि जो हम पिछले साल क्या लेके आए थे, दुम्बा लेके आए थे, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है, वो दुम्बा 250 का जो हमें मिला था, तुम्हारा क्या ख्याल है, बिल्कुल उस जैसा दुम्बा, बिल्कुल उस जैसा दुम्बा अब भी 250 का मिलेगा? मैंने कहा ये तो देखने वाली बात है। मैंने कहा चल ठीक है, तुझे याद है ना वो तस्वीर खींची थी तो अपने साथ खड़े होकर तूने कहा था मैं तस्वीर खींचे साथ दुम्बे के साथ, मैंने तुम्हारी तस्वीर खींची थी, तो तुम्हें वो तस्वीर देख लो, तुम्हें याद होगा कि 1 साल पहले वो दुम्बा कितने कद काठ का, कितने वजन का था, 250 का मिला था। जरा मंडी जाके पता करके आओ कि आज 1 साल गुजरने के बाद वही 4 साल वाला दुम्बा कितने में मिल रहा है। तो ये कीमत पता लग जाए तो फिर सीधी सी बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई का फर्क पता लग गया ना। क्योंकि 4 साल की उम्र वाला, मिसाल के तौर पे 20 किलो का एक दुम्बा था, 4 साल उसकी उम्र थी, 1 साल पहले वो 250 का मिला था। आज अगर वही 4 साल की उम्र वाला 20 किलो का दुम्बा हम लेने जाएं और वो हमें थोड़ा सा महंगा मिले तो हम यही कहेंगे ना यार महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन है। क्योंकि फिजिकल चेंज तो हमने देखा ही नहीं है, उम्र सेम, वजन सेम, रंग भी मिलता जुलता देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो हमें एज हमने कांस्टेंट कर ली। ये इन लोगों ने मुझे बताया, मुझे तो याद भी नहीं था, एज हमने कांस्टेंट की, ठीक है। अब यहां पर हमें इस दिन 31 नंबर 13 पर जाकर, इसको मैंने भेजा जलाल को कि जाके पता करके आओ मंडी में क्या रेट है आज 4 साल वाले दुम्बे का। तो ये रेट पता करके आएगा तो फिर मैं कहूँगा अच्छा इतनी महंगाई हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी जो कि हमें पता थी, ज़रा छुपाई हुई थी मैंने। 4 ईयर, अच्छा ये तुम लोगों ने देखा होगा है ना, बुक तुम ये बुक से नकल करने वाले तुम ही तो हो, बुक से देखा था ना, मैं वैसे ही खुश हो रहा था। जा यार, जा यार, इन लोगों ने ज़्यादा सोचा तेरे से, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट ज़रा चेंज थी जी, कैलकुलेट गेन और लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। अब मुझे इजलाल ने आकर बताया सर जी आज अगर वैसा ही दुम्बा खरीदने जाए ना जैसा पिछले साल खरीदा था, 4 साल उम्र हो, 20 किलो वजन हो, ये रंग हो, कद काठ ये हो, तो आज वो कितने का मिल रहा है, 300 का। मैंने कहा देखा, तुझे कहा था ना पुत्र महंगाई बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये जो 250 से 300 का चेंज आया, कितना चेंज है, 50 का चेंज, इसको कहा जाता है प्राइस चेंज, ठीक है जी। अब मैंने उसको कहा चल यार ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि फिर हमने जो खिदमत खातिर की पूरा साल इस दुम्बे की, जो इसको चराने ले जाते थे तुम सुबह शाम को मैं, ठीक है, तो हमने जितनी खिदमत की इसकी, इसको इतनी खिदमत करने के बाद हमने सिर्फ कितना हमने फिजिकली चेंज किया है, 20 रुपये। तो ये फिर क्या है जी, ये फिजिकल चेंज। किस किस को ये बात समझ नहीं आई, कुछ कुछ समझ आ गया थोड़ा बहुत, बाकी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा करनी है अभी इसकी, ठीक है। नहीं दोनों लेंगे, अलग अलग करके दिखाना है। स्टैंडर्ड ने कहा यूज़र को अलग अलग बताओ कि 1 साल में ये जो 70 रुपये का आप कह रहे थे जी, 70 ही बनता है ना, 70 रुपये का गेन आया है, ज़रा बताओ इसमें तुम्हारा कितना कमाल है और महंगाई का कितना कमाल है, ठीक है ना। तो फिर स्टेप 1 में हमने क्या करना है, अच्छा तरतीब क्या होगी ज़रा देखो दोबारा, ये लिखा है, ज़रा मुश्किल से लिखा था मैंने जी। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले हमने लिखना है रकम 13 पे 4 साल 250 वाला था, 250 का था, ठीक है, और 31 नंबर 13 पर हमारा ये 1 साल उम्र बढ़ने के बाद हो गया 320 का। अब हमने सोचना है ऐसा क्या हम करें कि हमारे पास प्राइस और फिजिकल अलग अलग हो जाएं। तो हमने कहा जी हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ वक्त बदलते हैं, जज्बात नहीं बदलते, जज्बात नहीं बदलने हैं, वक्त बदलते हैं, जज्बात नहीं बदलते, उम्र नहीं बदलते, सिर्फ वक्त बदलते हैं। इससे वो हम जान पाएंगे कि सेम यही बकरा 1 साल पहले हमें इतने का मिला था, दुम्बा सॉरी, ठीक है, सेम यही दुम्बा हमें 1 साल पहले इतने का मिला था, 1 साल बाद सेम यही दुम्बा 300 का मिल रहा है, तो ये 50 तो फिर सिर्फ प्राइस चेंज है, ठीक है। बाकी 20 जो है वो फिर फिजिकल चेंज है, ठीक है, सही है, ये बात समझ आ गई। नहीं क्यों एक का क्यों बताना है, मैं करने लगा, मैं को मुकाता है मैं कम, मैं तो सवाल चल रहा है। अब मेरी वर्किंग जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। दरअसल ये वर्किंग अब सही नहीं है, ठीक है, लिख के काटना, अच्छा ये वर्किंग सही नहीं है, ठीक है। अब वर्किंग का तरीका क्या है, हम वर्किंग ऐसे ही करेंगे,
ये क्या हम कहेंगे जी, देख लो ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा। ओपनिंग कितने पड़े हैं, यूँ लिख लिया करेंगे हम, 4 साल, 4 ईयर्स, ठीक है ना। 4 ईयर वाले ये कितने पड़े, 20, हर एक की कीमत 250, ठीक है। परचेज किए कुछ इस सवाल में, नहीं परचेज नहीं किए, तो फिर बाकी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या जाएगा, एक प्राइस चेंज, मैं गेन की बात ही कर रहा हूँ, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, बहरहाल क्यों लिख लेते हैं ना, प्राइस चेंज, ठीक है जी। बल्कि यूँ लिखें, जगह आगे काम में इधर लिखें, प्राइस चेंज, हेडिंग बना लेना, बहुत छोटा हो गया, जानबूझ के कर रहे हैं ना, मैंने पता है। प्राइस चेंज आगे ना करना, ज़्यादा बड़ा हो गया। और दूसरा फिजिकल चेंज, कोई नए खरीदे, कोई नवे जमे, मतलब जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि प्राइस चेंज अगर देखा जाए तो वो कितना है, थे कितने ओपनिंग वाले ही है ना, सिर्फ ओपनिंग वाले अलग अलग करके हमने दिखाने हैं कि किसके ऊपर कितना गेन पड़ा है, हमें कौन सा वाला है, ठीक है। तो ओपनिंग में कितने पड़े हैं, 20 पड़े हैं, ठीक है। ये ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगला सवाल हमने करना है जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड का सवाल है, ठीक है ना, उसके अंदर ओपनिंग भी होंगे, परचेज भी करेंगे, न्यू बॉर्न भी आएगा, ठीक है ना। मरेंगे भी सही अभी 1-2 दिन में। अच्छा, तो डिस्पोजल करना फिर। अब मुझे बताओ प्राइस चेंज कितना है, 50, और फिजिकल चेंज कितना है, 20। सवाल अब ख़त्म है, अब बस आंसर बता दो। 5000, 1000, ये 400। अब चूंकि हमने ये पहले निकाला है और मजबूरी थी हमारी ये पहले निकालना, ठीक है, इसलिए अब हम क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाला करेंगे, 6400 ही बनना, ठीक है। और भाई गेन को सिर्फ बाइफरकेट किया है, गेन ने बदल थोड़ा ही जाना है, गेन अगर टोटल देखो तो वो 1400 ही है आज भी, हाँ जी, बस तोड़कर लिख लिया उसको, 5000 जमा 1400, समझ में आती है बात, ठीक है। तो अब क्लोजिंग हमने बैलेंसिंग निकाला, आज हम क्लोजिंग पहले कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आज, ठीक है। अच्छा, एंट्रीज के बारे में कितनी एंट्रीज होंगी पहले तो ये बताओ, 2, एक होनी है एंट्री, क्या मतलब ये कि ये 1000 हो चाहे 400 हो, इनकी एंट्री इकट्ठी ही होगी, एक ही एंट्री होगी, और वो एंट्री होगी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इकट्ठा ही कर दोगे 1400, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 1400 रुपये जो बनते होंगे वो 1400 रुपये की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है, सही है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर ज़िंदगी आसान है, फिर कोई मसला नहीं होने वाला। जी बिल्कुल किया करेंगे, हर मौके की किया करेंगे, इसमें तो सिर्फ था ना ओपनिंग, ये ओपनिंग इसी तरह की वर्किंग परचेज के लिए, इसी तरह की बॉर्न के लिए करेंगे हम, तब जाकर काम बनेगा। अभी तो सिर्फ सही ओपनिंग, ना खरीदे ना कोई नवे जमे, नोट करें इसको, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। प्राइस चेंज किसे कहते हैं जी, इन्फ्लेशन, उर्दू में फिजिकल चेंज किसे कहते हैं जी, ग्रोथ, वजन या उम्र बढ़ गई, नशोनुमा,
को क्या बोला है इसने? मैंने विजन लिख दिया, देखो पता नहीं क्या लिखा, वजन या उम्र बढ़ गई। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करें जी, उधर वाला इधर ही लाना अभी। आ जाइए इधर, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस मजीद करें, क्योंकि अगले सवाल में वैसे वरना आपने घूम जाना है। काम आसान सा ही है। इजलाल है 27 एनिमल्स ऑफ 7 ईयर एज ऑन यकम जनवरी 5 फॉर 430 ईच। ये फेयर वैल्यू है, अंग्रेज़ी की माफ़ी देते रहना। ऐड 31 नंबर 5 7 ईयर ओल्ड एनिमल 500 ईच का हो गया है, और 31 नंबर 5 पे 8 ईयर ओल्ड एनिमल 590 ईच का हो गया है। मुझे वर्किंग करके दे दें, वो वाली एंट्री तो खुद ही हो ही जाती है, आपको पता है। जल्दी से कर दें। प्राइस और फिज़िकल चेंज अलग अलग दिखाना है आपने, शाबाश। मुझे ये वाली वर्किंग असल में चाहिए, लेकिन ये वर्किंग 2 होगी बहरहाल। ये वाली पहले प्राइस ही लिख लिया करें, क्योंकि तरतीब वही बना ली है ना, समझ भी सही आएगा। अच्छा सॉरी, आ रहा है सबको नज़र? जल्दी करें, असली सवाल भी शुरू करें फिर। सेवन भी शुरू करना था, लेकिन वो नहीं शुरू होता नज़र आ रहा। कल कल शुरू कर लेंगे मुस्लिम, हमें कौन सी जल्दी है ना। मुझे काम करवाते रहा करो, वरना मैं नींद आ जाएगी मुझे। हाँ जी, कोई बच्चा ऐसा है जो कर चुका ये वर्किंग? 7 8 बच्चे हाइब्रिड में से कोई है? 1 2 बच्चे, 3। देख लो, उनकी रेशो ज़्यादा है भाई। हाइब्रिड में आज को बोल तो नहीं रहा। जासूस को ये नहीं पता कि मैंने उसके पीछे भी एक जासूस छोड़ा होगा। नहीं, वो दोनों अलग अलग बैठे हैं।
जानते नहीं एक दूसरे को। परेशान थे वही बैठे होने में। हर कोई समझ लगा मेरे साथ वाला ही जासूस ना हो गया, एक दूसरे को। देखो ना, ये खबर मुझ तक पहुंचाई भी तो गई है ना, जासूस हैं तो उन्होंने पहुंचाई ना। हाइब्रिड थोड़ा सा दीवार के उस तरफ है ना। लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं, दीवार में सुराख ना कराओ तुम। दे आर एंजॉइंग। कितने बच्चे डन कर चुके हैं? चलें जी, अब काफ़ी हो गए हैं, बाकी अब थोड़ा सा साथ देख लें। 1 जनवरी 2005 पर 7 ईयर्स एज थी और हर एक 430 का था। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 5 आ गया और हमारे एनिमल्स की उम्र 8 साल हो गई और इनकी कीमत 590 हो गई। अब हमें चाहिए फिज़िकल और प्राइस की चेंज अलग अलग। तो हम इजलाल को क्या कहेंगे हम, यार इजलाल ज़रा जाना बाज़ार में, आज ज़रा जाना बाज़ार में 31 दिसंबर 5 पे और पता करना कि 7 साल की उम्र वाला आज कितने का बिक रहा है। तो उसने आकर बताया जी 500 का। तो हमने कहा अच्छा, यानी कि 70 रुपये जो है ये सिर्फ महंगाई हो गई है, प्राइस चेंज, और 90 रुपये फिज़िकल चेंज हमने जो खिदमत खातिर की, उस वजह से वज़न बढ़ गया, कद बढ़ गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अभी तो कोई नहीं बेचना रखा हुआ है भाई, मैंने बेचना नहीं है, मैंने माजरत में बेचने के लिए रखा हुआ। ठीक है भाईजान, आप आगे से जाके खरीद लें, ठीक है ना। बेचा कोई भी नहीं है बेटा। नहीं, आपको ये कहना चाहिए था सर हम खड़े तो 31 दिसंबर 5 में है ना। समझ गए? आप समझ गए? समझ आई है बात? नहीं समझ आई? हम इस वक्त 1 जनवरी 5 पे खड़े हैं? नहीं, अगर आज बेचना हो तो जाहिर है 8 साल वाला ही बेचेंगे, ताकि मुझे यह पता लगे कि 1 साल के अंदर कितना महंगाई ने असर डाला। कि 7 साल वाला बकरा 1 साल पहले 1 जनवरी 13 पे 7 साल की उम्र वाला 2.5 फुट का 20 किलो का बकरा आपको 430 में मिल रहा था। सेम वही बकरा आज 500 का बिक रहा है। तो इसमें तो फिर उम्र भी सेम, वज़न भी सेम, कद काठ भी सेम, सिर्फ महंगाई बढ़ गई ना। साल पहले वाली चीज़ आज साल बाद उतने की तो नहीं ना मिल रही। तो इसलिए उम्र सेम रख के सिर्फ वैल्यू चेंज करवा के देखी कि उम्र सेम है, क्यों महंगा हो गया। जो 7 साल 1 जनवरी 5 पे भी 7 साल उम्र थी, 31 दिसंबर 5 में मंडी में जाकर 7 साल वाला बकरा जब देखा तो सेम वही 7 साल वाला बकरा आज 500 का हो गया, 450 का, 430 का हमें मिला था साल पहले, आज वही सेम उसी तरह का बकरा 500 का मिल रहा है। तो फिर क्या फ़र्क है? ये सिर्फ महंगाई है। अगर आपने साल को बदलने के साथ साथ उम्र को भी बदल लिया तो फिर तो दोनों चीज़ें बीच में आ गई ना। इसलिए हमने इसके 2 हिस्से कर लिए। पहले हमने क्या कहा, हमने कहा जी कॉमन कर लें एज को। अब जब एज को कॉमन किया तो फिर फर्क सिर्फ किस वजह से आ रहा है? वक्त गुजरने के साथ। वो क्या है? महंगाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा अब क्या करें, डेट सेम कर लें और फर्क किसका पड़ गया? अब एज का जो फर्क है इसमें फिजिकल चेंज है, 1 साल बाद फल फूल के बड़ा हो गया। पहली क्लास की बाद के स्टार्ट से आपने कहीं उसी वक्त रोक के पूछना चाहिए था मुझे, ये उस वक्त की बात थी। बहरहाल नो इशू। ओपनिंग कितने पड़े हैं? 27 पड़े हैं, हर एक 430 का है। सिक्स 1 0 ये या अल्लाह, या इन्हों चक लै जा, मैनू छड़ दे जी। 6 1 बस 11,610। अच्छा
उसके बाद जी अब हमारे पास सिर्फ ओपनिंग में ही पड़े हैं, तो ओपनिंग का प्राइस चेंज देखना है और ओपनिंग का फिजिकल चेंज। वैसे जिसको समझ नहीं आ रही परेशान ना हो, घर जाके 2-3 बार करेगा ना, सारी चीज़ें बेहतरीन समझ आ जाएंगी। अच्छा 27 ही हैं और 27 ही हैं। प्राइस का चेंज कितना है 70 और फिजिकल चेंज, इसका टोटल चेंज ले रहे हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। हमने तोड़ा ही इसीलिए है कि सिर्फ प्राइस अलग कर लें और फिर ये फिजिकल अलग कर लें जी। 1890 2430 बट टोटल यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, टोटल बता दो बस। 15930 ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अब ओपन कर ही लें। वही तो आज करना था असल में, तो उसकी तैयारी हो रही थी। टाइम हो गया तो बेटा आप चले जाओ ना, जिसका टाइम हो जाए उसको बस जाना ही पड़ता है। बनाओ। A herd of 10 2-year-old animal was held on यकम जनवरी X1। एक रेवड़ है, 2 साल उम्र है हर एनिमल की और 20 की तादाद में टोटल वो रेवड़ है हमारा। ओके 10, हाँ लग रहा है, कोई नहीं आखिरी क्लास है बस। वन एनिमल एजेड 2.5 years was purchased on यकम जुलाई X1 फॉर 108। ठीक है, ये क्या था जी हमारे पास, ये 10 क्या थे, ये 10 2 साल की उम्र वाले थे, यकम जनवरी पर हेल्ड। ठीक है, उसके बाद 1 खरीदा हमने एजेड 2.5 years की उम्र वाला यकम जुलाई X1 पे। उसके बाद 1 was born on यकम जुलाई X1। No animals were sold or disposed during the period. Per unit fair values less cost to sell were as follows जी। लो भैया, यकम जनवरी X1 पर 2 साल की उम्र वाले 100 रुपए के हैं। ये ना बड़ा कंफ्यूज करेगा, साथ देखना आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको तरीका वारदात बताता हूँ, 5 मिनट का ये सवाल नहीं है, नहीं समझ आएगा तो कल दोबारा कर लेंगे। 5 मिनट ऊपर लेने हैं आपने मुझे आज। रमजान है, इलीगल है, ये है वो है, ये नहीं कि मिटा के दे दें, कम से कम बस बातें करी जाएंगे। अच्छा जी सुने आप, हमारी ये जो वर्किंग बन रही थी, इस वर्किंग में सबसे पहले ओपनिंग होती है। ठीक है जी, बताइए जी ओपनिंग कितनी उम्र वाले थे 2 साल उनकी उम्र थी। ठीक है, और वो 10 थे, 10 एनिमल्स हैं, 10 एनिमल्स ही लिख रहा मैं। ठीक है, फिर हमने परचेज किए, 2.5 साल उम्र है इनकी, 2.5 years, कितने, एक ही है। ठीक है, एक हो पर नेक हो। यकम जनवरी कौन सा था, 2001 था, ये यकम जुलाई 2001 पे खरीदा। उसके बाद यकम जुलाई 2001 पर न्यू बॉर्न भी है, इसकी उम्र बता दो इस दिन, ये कितना है, जिस दिन पैदा हो उस दिन तो 0 साल का ही है ना, बस यही है। ठीक है, अच्छा अब हमारी लड़ाई असल में क्या है कि हमने प्राइस चेंज भी लेना है और फिजिकल चेंज भी लेना है। अब गेम ज़रा ऑन हो रही है। गेम कैसे ऑन हो रही है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिर्फ ओपनिंग पड़े होते थे,
ओपनिंग का ही प्राइस चेंज, ओपनिंग का ही फिजिकल चेंज, वो तो आज भी ऐसे ही आएगा। ओपनिंग और ओपनिंग। अच्छा फिजिकल में ना एक लाइन फिलहाल छोड़ दो, किसी वजह से कह रहा हूँ, एक लाइन छोड़ के लिखना ये सारा कुछ, ठीक है। ओपनिंग। अब परचेज वाला आ गया, तो परचेज वाला भी साल के दरमियान में आया था, तो साल के एंड पे इसकी प्राइस चेंज भी 6 महीने में हुई होगी और इसकी सेहत चेंज भी हुई होगी। न्यू बॉर्न मेमा है, ये भी दोनों जगह आ रहा है। आएगा ये क्लोजिंग डेट पे है, क्यों नहीं आना चाहिए? 6 महीने बाद उसकी कीमत अभी आया है, वो इधर गया है, ये आ चुका है वो, ये तो हम उसको 6 महीने गुजार के क्लोजिंग पे ला रहे हैं, ठीक है। फला फूला, महंगाई भी बढ़ी, क्लोजिंग भी आएगा, ठीक है जी। अब जरा ना थोड़ी सी हिम्मत करें, 3 वर्किंग्स मुझे आपने करके देनी है। हाँ जी, एक है ओपनिंग के लिए, वो तो आप कर ही रहे थे, इधर देखो ओपनिंग, उधर देखो ओपनिंग, यकम जनवरी X1 है 01 है, पहले 01 लिखा दिया, चलो ठीक है, अब 1 ही है। ये क्या है जी? 2 years, ठीक है। और 31 दिसंबर पर ये कितने साल का हो गया? दरमियान में क्या करना है आपने? ऐसे ही वर्किंग 2 आप करेंगे, वो होगी परचेज वालों के लिए। परचेज हुआ यकम जुलाई पर, इस दिन था ये 2.5 साल का। 31 दिसंबर 1 पर 3 साल हो गया। वर्किंग 3 न्यू बॉर्न है। भाई देखो, आप एक बार और इस सवाल घर पे करोगे ना, मजा आएगा। तो आप कहोगे एक बार और ना कर लूँ इसको, इतना एंजॉय करोगे आप। फिलहाल आपको लग रहा है ऐसे बड़ा आसान सा काम है। यकम जुलाई 01 पर ये 0 years का है और अब फलता फूलता गया है और 0.5 years का, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाया था? पहले किसको कांस्टेंट रखो? एज को, ताकि सिर्फ वक्त गुजरने का पता लगे, यानी कि प्राइस का चेंज निकल आए, ठीक है। तो हमने रखा एज को कांस्टेंट और 31 दिसंबर 01 पर ये रेट एक ही बार उठाएंगे, वो 1 मिनट का काम रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किसको रखना है कांस्टेंट? एज को कांस्टेंट रखा, पीरियड बदल दिया, ठीक है। एज को कांस्टेंट रखा, बाजार से पूछा किसी का आज न्यू बॉर्न हो तो उसकी क्या कीमत, पीरियड बदल दिया। अब क्या है? अब बस रेट है और हम है। यहां से अगर कैमरा लगे आमिर भाई, नजर तो ये नहीं आएगा, नजर आ रहा है? ये पूरा एक फ्रेम में आ रहा है आमिर भाई, यहां तक आ जाएगा, ठीक है, गुजारा हो जाए। अच्छा चले, अब भाई साहब ये सारा कुछ अवेलेबल है आपके सामने, रेट्स भी हैं। सबसे पहले 2 year old एनिमल एट यकम जनवरी, 2 year old एट यकम जनवरी X1 कितने का है? 100 का। वो तो उधर भी लिखना है अभी मैंने, चलो लिख लेते हैं, ये तो लिख ही लें वैसे पहले 100, ऐसी दिल में आई जरा, ये तो लिख ही सकते हैं। 2.5 कितने का खरीदा था? 2.5 यकम जुलाई पर 108 का, ये पहले लिख लेना, फिर प्राइस और फिजिकल में भूल ना जाए कहीं ये चीज। 108। और जो न्यू बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न एनिमल, ये यकम जुलाई पर 70 रुपए का, ये समझ आया? पहले 3 रेट्स लेकर ये तो थोड़ा फारिग करो ना, इंटू 70, आंसर ले लेंगे बाद में। अच्छा अब आते हैं मुद्दे पे जी। यकम जुलाई पर 2 year old की फेयर वैल्यू 100 रुपया। अब यहां से डेट देते जाओ, वहां से रेट उठाते जाओ। 31 दिसंबर 1 पे 2 year old, 2 year old एट 31 दिसंबर 1 105। फिर 31 दिसंबर 1 पर 3 year old 100,
20। मुश्किल या आसान? सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है थोड़ी सी आज जाके, ठीक है। 5 रुपये और 15। 5 क्या है? प्राइस चेंज। बस ये लिख के टाइम क्यों ज़ाया करें, पहले वाला प्राइस चेंज ही होगा हमारा। लिख लेना, आपने लिखना होगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक दो बार कर लो सवाल, तो फिर पर्चे में भी लिखने की जरूरत नहीं है। कौन लिखे प्राइस फिजिकल टाइम ज़ाया करे? तो कर लो, 4-5 दफ़ा साल हो जाना, जब एंड तक जाते हैं तो याद हो जाना पहले वाला प्राइस है, नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट, यकम जुलाई 1 पे 2.5 साल वाला, अभी लिखा है वैसे तो वहाँ पे 108। ये पहले वाला तो यहाँ से भी उठाकर लिख सकते हैं हम। बहरहाल 2.5 ईयर्स वाला 31 दिसंबर 1 पर 111। 3 साल वाला 31 दिसंबर पर, ये तो सेम है जी। 3 प्राइस, 9 फिजिकल। न्यू बॉर्न यकम जुलाई 1 पे, अभी उधर भी लिखा है 70। फिर 31 दिसंबर 1 पर न्यू बॉर्न 31 दिसंबर 1 पर 72, 2 रुपये महंगाई की वजह से। 31 दिसंबर 1 पर 0.5 ईयर्स वाला तो 80 या 80। 2 प्राइस, 8 फिजिकल। बस इतना सा काम है, आगे तो सारा कुछ रेडी है हमारे पास। देखो ये लिख लिया करो पहले, ओपनिंग में 10 है, 10 है। परचेज 1 हुआ, 1 हुआ। न्यू बॉर्न 1 है, 1 है, ठीक है। अब सब कुछ अवेलेबल। सबसे पहले ओपनिंग की तरफ जाओ आमिर भाई, अब ये इस तरफ लगा दे सारा। ओपनिंग की तरफ जाओ तो ओपनिंग में प्राइस चेंज कितना है? इधर देखो, इधर देखो, देखो प्राइस चेंज 5, फिजिकल 15। समझ आ रहा है? तरतीब समझ आ रही है सारी, ठीक है। परचेज वाले पे आओ, प्राइस चेंज 3, फिजिकल 9। न्यू बॉर्न पे आओ, प्राइस चेंज 2, फिजिकल 8। कहानी खत्म। अच्छा, एक छोटी सी चीज ना स्टैंडर्ड ने की हुई है, अगर आप कहें तो मैं वो आपको भी बता देता हूँ। हाँ हाँ, बस कल तुम कर लेना, मैं इनको आज करा देता हूँ। मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड ने क्या किया हुआ है, स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो न्यू बॉर्न है ना, न्यू बॉर्न, इसको यहाँ लिखने की बजाय इधर लिखो। ये फिजिकली तो चेंज आता है, फिजिकल चेंज होता है, ये कोई खरीदते तो नहीं है ना, फिजिकली चेंज आता है। तो फिजिकल चेंज के अंदर रखो कि एक भेड़ थी, अब उसका एक मेवा भी है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड ने चूंकि ये किया हुआ है, न्यू बॉर्न है ना, बड़ा ही है ना, बस इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये अभी न्यू बॉर्न हुआ, न्यू बॉर्न, ठीक है। न्यू बॉर्न 1/70, वहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख लिया है बस हमने। वो बेसिकली स्टैंडर्ड ये चाहता है कि ये भी फिजिकल चेंज के फेयर वैल्यू गेन के अंदर नजर आए अलग से। ये फिजिकल चेंज ज़्यादा अच्छा बेहतर है, वरना तो फेयर वैल्यू गेन नजर नहीं आएगा। पहले दिन हमने कहा था न्यू बॉर्न तो गेन होता है, ऐसे थोड़ी सी बात थी, ठीक है ना। यहाँ की बजाय यहाँ लिख लो, समझ नहीं आए तो फिलहाल वहीं लिख लेना। वैल्यूज बता दो जल्दी से। 1000, 108, 50, 3, 2, टोटल 55, 70, 150, 9, 8, टोटल 237। ग्रैंड टोटल इधर देखो, ये 2, ये 3 और ये 4, 1400। ये क्या आ गया जी? क्लोजिंग। अगर एंट्री करनी है तो एंट्री होगी बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट 108 से, और इधर बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, टोटल 55 प्लस 237, 292। एंट्रियां बस 2 ही थी। न्यू बॉर्न फेयर वैल्यू गेन में ही चला गया। ठीक है जी, 8 आपको होमवर्क में दे दिया हुआ है, उधर रखें आमिर भाई। कुछ बच्चे नोट कर रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स बना रहे होंगे। एंट्रीज 2 ही होनी है और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी जिसने जाना है वो चला जाए। किसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। टेस्ट दिए बगैर जो गया ना,
कल जब आएगा तो उसकी खैर नहीं। हाँ 4 बजे तक दे सकते हैं आप। बस एक नोट बनाना है यार, जाओ बनाओ, आधे घंटे में बना लोगे तुम लोग। नोट्स पीछे पड़े हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क में दिया है? 8 होमवर्क में दिया है, 7 अब फिर कल ही पढ़ाऊंगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।